ગુડ મોર્નિંગ સાથી મિત્રો, આશા કરું કે આપ સર્વે મિત્રો ખુશહાલ હશો. દિવાળીનો સમયમાં આપ આપના પરિવાર સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરતા હશો. ઘણા સમયથી આપ લોકોની સમક્ષ રૂબરૂ થવાનો વિચારતો હતો, પરંતુ ઘણા બધા કમિટમેન્ટના લીધે હું રૂબરૂ થઈ શક્યો ન હતો અને આજે સમય મળ્યો જેથી આપ લોકોની સમક્ષ એક અગત્યની જે જીપીએસસી તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને એડવર્ટાઇઝ નંબર 142/2024 और 25 वेटनरी ऑफिसर क्लास 2. जो वेटनरी ऑफिसर क्लास 2 है उसका एक्चुअली जो प्राथमिक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था उसका एक पात्र उम्मीदवार की एक यादी वेबसाइट पे रखी गई है और कुल 1367 कैंडिडेट को वहाँ पे जॉन ऑफ कंसिडरेशन में कंसिडर किया गया है. मतलब कि ये जो 1367 1367 जो कैंडिडेट है उसको अपने डॉक्यूमेंट जो है जीपीएससी की वेबसाइट gpsciass.gujarat.government.in पे तारीख 15/10/2025 से पोर्टल चालू हो चुका है और ये पोर्टल जो है 2 नवंबर 2025 तक चालू रहेगा. तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी है उसको अपलोड करना है. तो आज मैं यही बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि दोस्तों वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे अपलोड करना है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है दोस्तों. यहाँ पे एक ऑनलाइन सिस्टम से आपको अपलोड करना है, कोई ऑफलाइन सिस्टम से वहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है. और दूसरी चीज़, जब ऑनलाइन अपलोड करते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ जो होती है उसको आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है आपका मतलब एक लेवल जहाँ से काफ़ी बार कैंडिडेट का जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सही डॉक्यूमेंट सही समय पे और समय मर्यादा पे और एक पर्टिकुलर एक विजिबल डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. तो आप यही सारी दिक्कत जो है उसको हम कैसे वाइट आउट करें, उसके लिए आज आपके सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिला है दोस्तों. तो आज हम यही पॉइंट पे चर्चा करेंगे. तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे और वहाँ पे, और ख़ास करके जो टाइमलाइन है उसको आप नोट कर लेना दोस्तों. 2 नवंबर 2025 है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी महीने में जो लास्ट इसी महीने का मतलब आप आशा करता हूँ कि आप लोग इसी को मतलब इसी महीने में 30 तारीख तक आप अपलोड कर लो, ताकि अगर कोई आपको दिक्कत हो वहाँ पे तो आपको पास एक मौका मिलेगा 2 दिन का. क्योंकि अगर लास्ट दिन पे अगर आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती है. तो यही सब है. उसमें सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो है आपके पास वहाँ पे जो उम्मीदवार की लिस्ट है ऑनलाइन रखी गई है और एक पर्टिकुलर सबको वो भी दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक सबमिट करने हैं. आप सबको एक लेटर भी मिला होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. तो यहाँ पे दोस्तों एक जो कॉमन एडवर्टाइज थी वहाँ पे जो भी उम्मीदवार जॉन ऑफ कंसिडरेशन में कंसिडर किए गए हैं. और दूसरा एक सवाल था दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों मुझे क्वेश्चन करते थे कि 1367 जो कैंडिडेट है उसमें दोस्तों काफ़ी सारे इंटर्नशिप कंप्लीशन वाले भी कैंडिडेट है, उसका कैंडिडेचर आप उसका रद्द हो जाएगा. और बाकी अगर वहाँ पे अब बात करें तो वहाँ पे कितने उम्मीदवार को इंटरव्यू में बुला सकते हैं, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि करीब 1100 से 1200 कैंडिडेट को वहाँ पे इंटरव्यू पे बुलाने की एक पर्टिकुलर जो है एक वहाँ पे बुला सकते हैं. मतलब 1100 से 1200 कैंडिडेट का वहाँ पे. और यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देता हूँ, आप लोग को आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है पर्टिकुलर जो जॉन ऑफ कंसिडरेशन में कंसिडर किए गए हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट में जिसके आउट ऑफ 350 मार्क जिसके है 50 मार्क, आप यकीन नहीं करोगे कि जिसके 50 से 55 मार्क है वहाँ तक के उम्मीदवार को इस लिस्ट में जॉन ऑफ कंसिडरेशन में एंटर किया गया है.
तो दोस्तों ये जोन ऑफ कंसिडरेशन में किया गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लोगे या इंटरव्यू में आपको बुला लेंगे। लेकिन एक है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन में जब नाम आता है जनरली, तो वहाँ पे जो 90% 80 to 90% चांस जो इंटरव्यू में है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप कंप्लीशन वाले हैं, तो उसका आप वहाँ पे उसकी कैंडिडेचर वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट निकाल लो, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने जो रिसिप्ट भरी है पेमेंट की उसकी भी एक प्रिंट निकाल दो। वही एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म निकाला है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे लास्ट पे मतलब कहीं पे भी आप अपना साइन कर लो, पेमेंट रिसिप्ट पे आप साइन कर लो, फिर उसको आप स्कैन कर लो। अब उसको कहाँ अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला और अहम जो है डेट ऑफ बर्थ का, जो एक्चुअली आपको डेट ऑफ बर्थ का एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करना है। तो वहाँ पे खास करके हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ पे जो एसएससी की जो क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है 10th के अंदर, जनरली वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारे मतलब गुजरात बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे एसएससी सर्टिफिकेट पे वहाँ लिखी होती है। तो आपको एसएससी का जो प्रमाण पत्र है उसको वहाँ पे आपको अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात गौर कर लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उसको आपको अच्छे से एक हाई रिजोल्यूशन पे स्कैन कर लेना है और कलर कॉपी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी की जो मतलब सर्टिफिकेट है वही अपलोड करोगे वहाँ पे। लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ पे बिल्कुल आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि वो लिविंग सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर लोगे तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है डीओबी डेट ऑफ बर्थ का वो वहाँ पे मान्य नहीं रहेगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हम अगर नेम में फेरफार करते हैं या हमारी सरनेम में फेरफार करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जब नेम और सरनेम में फेरफार करते हैं तो एक सरकारी गेजेट निकलता है। गेजेट में वही होता है कि भाई मेरा पहला ये नाम था अब ये रहेगा, तो एक गेजेट की नकल वहाँ पे आपको सिर्फ अपलोड करनी है। तो मतलब क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके जो पुराने नाम से है ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट नए नाम से गिने जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेंज करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। दूसरी, अगर कोई महिला कैंडिडेट है, अगर उसका मैरिज हो जाता है तो उसको खास करके अगर वहाँ पे नाम चेंज हुआ है तो उसको अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे अपलोड करना है। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट एक और मेरी एक एडवाइस है दोस्तों कि कहीं पे भी आप जब अगर शादी करते हैं, मतलब लड़की जब शादी कर लेती है, तो वहाँ पे मेरा बेटर ये मानना ये है कि वहाँ पे अगर नाम ना चेंज करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि नाम चेंज करने से काफ़ी सारी दिक्कत होती है। अगर नाम चेंज करने की आवश्यकता ही रहती है तो वहाँ पे आपको एक गेजेट भी करवा लो और साथ साथ में आप वहाँ पे अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आप अपना अच्छे से वहाँ पे निकाल लो और दोनों को आप वहाँ पे अपलोड कर लो। हालांकि यहाँ पे मतलब जीपीएससी ने साफ साफ लिखा है, अगर कोई महिला है अगर वो मैरिज है तो उसको अपना जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे अपलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे ऑब्लिक में लिखा है तो वो चलेगा। उसके बाद दोस्तों खास करके जो कैंडिडेट है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट जिसको मिलता है, जिसको अनामत वर्ग बोलते हैं, खास करके एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट, तो वहाँ पे उसको अपना जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, खास करके जाति प्रमाण पत्र की नकल वहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो सामाजिक और शैक्षणिक पछात वर्ग के जो कैंडिडेट है, वहाँ पे जो नियत किया गया फॉर्म है परिशिष्ट के, उस हिसाब से उसको वहाँ पे पर्टिकुलर रजू करना है, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4th नंबर पॉइंट पे। उस हिसाब से वहाँ पे उसको अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट पीएच कैटेगरी से है तो उसको जो सामान्य वहीवट विभाग का जो नियत नमूना का फॉर्मेट है, सिविल सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिया गया वही प्रमाणित होगा। उसके बाद अगर कोई एक्स आर्मी मैन है तो उसकी डिस्चार्ज बुक की नकल वहाँ पे उसको अपलोड करनी है। उसके बाद जो मैरिज महिलाएं है वहाँ पे उसको अपना मैरिज सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र और ऑब्लिक अटक और नाम अगर बदलेल है तो उस अंगे की एक जाहिरनामा की नकल वहाँ पे अपलोड करना है, जो गेजेट बोलते हैं हम। तो मैं मानूंगा कि दोस्तों खास करके अपना जो नाम है उसको आप मत चेंज करना, जो नाम आपका है पहले से ही मतलब है वही वहाँ पे रखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर कोई वीडियो फीमेल कैंडिडेट है उसको वहाँ पे एक सौगंधनामा की नकल जमा करनी है कि भाई उसने कोई नई शादी नहीं की है।
9 नंबर का पॉइंट हमारे वर्ग 2 की एडवर्टाइज है, वहाँ पे वो लागू नहीं रहेगा। 10 नंबर का पॉइंट वहाँ पे जो स्नातक कक्षा के जितने भी सेमेस्टर है उसके गुण पत्र की यहाँ बात की है, लेकिन जब हम ऑनलाइन जो ISS की वेबसाइट ISS की वेबसाइट पे जीपीएससी पे जब हम एंटर करते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन से सेमेस्टर के आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, और आपका जो स्नातक का डिग्री सर्टिफिकेट है उसको वहाँ पे अपलोड करना है। और 12 नंबर का पॉइंट जो अनुस्नातक, वो यहाँ पे वीवो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, खास करके जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उसके लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद अनुस्नातक की पदवी मतलब मास्टर डिग्री की जो डिग्री सर्टिफिकेट है 12 और 13 नंबर का पॉइंट, मास्टर डिग्री के सभी सेमेस्टर के मार्कशीट और मास्टर सेमेस्टर MBSC की ट्रांसक्रिप्ट और MBSC का डिग्री सर्टिफिकेट जो वीओ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वीओ को अपलोड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ जो डिप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट है वहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, 14 नंबर का जो है खास करके हम जो वेटनरी में इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन की एक मार्कशीट भी मिलती है, उसको वहाँ पे हमें अपलोड करना है। उसके बाद 15 नंबर का पॉइंट जो है हमारा, जो हम काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गुजरात वेटनरी काउंसिल एंड वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपके पास जीवीसी है तो वीसी अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर गुजरात से है तो जीवीसी आपके पास होगा तो जीवीसी का आप वहाँ पे अपलोड कर दो। अगर जीवीसी वीसी दोनों है तो दोनों आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ऐसी कोई वहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 16 नंबर का पॉइंट हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। 17 नंबर का पॉइंट नेट स्लेट जो रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 नंबर का पॉइंट, अगर आपने विदेश से कहीं पे पदवी, आपने यूनिवर्सिटी, विदेश यूनिवर्सिटी से अगर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिया है तो वहाँ पे जो नकल है उसको वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी विदेश यूनिवर्सिटी से। अगर किसी ने लिया, DVM किया हो कहीं से, और अगर वेटनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए है। उसके बाद 19 नंबर का पॉइंट जो है पर्टिकुलर जो जाहिरात में दिया गया है कि पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो 19 नंबर का पॉइंट है हमारे लिए वीओ के लिए एप्लीकेबल पर्टिकुलर इसमें એ है કે જાહેરાતમાં દર્શાવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેઓ તેમનો હક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાપિત કરવા આદેશો અથવા અધિકૃતની વિગતો પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે। हालांकि ये अपने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद 20 नंबर का पॉइंट जो है वहाँ पे जो गुजरात सरकार की सेवा में कैंडिडेट जो पर्टिकुलर वहाँ पे है, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पे उसको एनओसी की वहाँ पे आवश्यकता रहेगी। जो एनओसी का जो फॉर्मेट है ऑलरेडी वहाँ पे जीपीएससी ने वेबसाइट पे भी दिया गया है, उस हिसाब से लेना है। खास करके वेटनरी ऑफिसर में कोई, मैं नहीं मानूंगा कि कोई गवर्नमेंट में होगा, तो पर्टिकुलर जो है डिप्यूटी डायरेक्टर, उसमें ये खास करके आवश्यकता रहेगी। तो डिप्यूटी डायरेक्टर का जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसको वहाँ पे एनओसी की आवश्यकता बिल्कुल रहेगी। अपने टाइमलाइन पे एनओसी निकाल ले और उसको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद 21 नंबर का पॉइंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात है। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वीओ के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, और खास करके एप्लीकेबिलिटी जो है वो डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए हो, वो वहाँ पे निकाल लेना है। 22 नंबर के लिए वहाँ पे जो रिसर्च पेपर है उसकी वो यहाँ पे ना तो वीओ में ना तो डिप्यूटी डायरेक्टर में आवश्यकता है। उसके बाद जो दोस्तों 23 नंबर का पॉइंट है, वहाँ पे जो भी उम्मीदवार ने एप्लीकेशन के टाइम में जहाँ पे फ़ी पेड की है उसकी एक रिसिप्ट आपको निकाल लेना है और उस पर आपको साइन करके उसको स्कैन कर लेना है। कहाँ पे अपलोड कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 24 नंबर का पॉइंट, अगर जाहिरात की जोगवाई के अनुसार अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे देना है। और 25 नंबर का पॉइंट जो है, अगर आपको जो एडवर्टाइज की जो जोगवाई है वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे रह जाता है तो उसको आपको अदर में अपलोड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है आपको ये वेबसाइट जो है gpsciass.gujarat.government.in, उसको आपको वहाँ पे ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप अपना कंफर्मेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वहाँ पे इस तरह का आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा, और ये पेज के अंदर आपको वहाँ पे इस तरफ आपको लेफ्ट साइड आपका कंफर्मेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो कास्ट है वो, अपना जेंडर, अपना पीएच में अगर अप्लाई हो तो नहीं, विडो, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है आप PDF, JPG और PNG
फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट की मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए। जहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो वहाँ पे 2 MB से ज़्यादा आपको मतलब अपलोड नहीं होने देगा। वहाँ के जो फाइल नेम है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर का साइन, @ का साइन वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सिंपल जो डॉक्यूमेंट है, SSC सर्टिफिकेट है तो सिंपल SSC क्रेडिट सर्टिफिकेट फॉर DOB ऐसा लिखना है, सिर्फ उसको अपलोड वहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सभी वहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपका कैंडिडेचर वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे रद्द हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का हेजीनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेजीनेस रहेगी आपका मतलब वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करना है और वहाँ पे जो प्रिंट निकल अपलोड करने के बाद वहाँ पे जब सबमिट करोगे तो वहाँ पे एक रिसिप्ट भी प्रिंट होगी, उसको प्रिंट निकाल के अपना जेरोक्स अपने पास रख लेना है। और जो लास्ट डेट अपलोड है वो 2 नवंबर 2025 है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और वहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है, वहाँ पे सिंपल आप मेल कर दो और बात वहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे क्या क्या आता है, तो सबसे पहला जो होता है वहाँ पे SSC क्रेडिट सर्टिफिकेट का आपको दिया गया है, इसको आपको अपलोड करना है जहाँ पे DOB मेंशन किया गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि SSC क्रेडिट सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो काफ़ी बार क्या होता है कि क्रेडिट सर्टिफिकेट में आपको अगर वहाँ पे नहीं दिया गया है तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वहाँ पे अगर दिया गया है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन गुजरात बोर्ड है उसमें सभी में SSC का क्रेडिट सर्टिफिकेट में DOB लिखा गया है। यहाँ पे आपको चूज फाइल करना है, चूज फाइल करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अहम सवाल लास्ट ईयर और लास्ट 2 सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्ट रखना है, उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट रखना है, उसके बाद जो है इंटर्नशिप की मार्कशीट जो होती है उसको रखना है 3rd नंबर पे। एक ही फाइल बनाना है। यहाँ पे देखो जब यहाँ पे एक दिया गया है तो एक ही फाइल में वहाँ पे आपको एक PDF बना लेना है। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पे जो चौथी चीज़ है, जो आपका लास्ट ईयर होता है पर्टिकुलर जो सर्जरी गायनेक मेडिसिन वाला जो सेमेस्टर होता है उसकी जो मार्कशीट होती है उसको वहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे हो गई 4 चीज़। आपका पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट हो गया जिसमें सभी ईयर का आपको मार्क वहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर्नशिप जो सेमेस्टर का जो मार्कशीट होता है उसको अपलोड करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट वहाँ पे पर्टिकुलर जो सर्जरी गायनेक मेडिसिन के जो मार्क लिखा है लास्ट ईयर की मार्कशीट जो होती है उसको वहाँ पे 4 को क्लब करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे उसको अपलोड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, जो हम डिग्री सर्टिफिकेट एक होगा या आगे पीछे हो तो दोनों आपको अपलोड करना है। यहाँ पे खास ध्यान रखना, काफ़ी बार क्या होता है सर्टिफिकेट के आगे भी कुछ होता है और पीछे भी कुछ होता है, तो दोनों चीज़ आ जाए वहाँ पे ऐसे वहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर एक भी पेज वहाँ पे मिसिंग होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे और चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट पर्टिकुलर सपोज आप OBC में है तो OBC का सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। काफ़ी बार क्या है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मतलब जो EWS है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको वहाँ पे कोई चीज़ वहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में अपना जो सर्टिफिकेट है कास्ट का उसको यहाँ पे अपलोड करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आप OBC में हो तो आपके लिए एप्लीकेबल हो, अगर दूसरे लोग हैं मतलब वहाँ पे अगर उसको एप्लीकेबल नहीं है जिसके पास नॉन क्रिमिनल मतलब अगर उसको ज़रूरत ही नहीं है तो उसको वहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट से हो तो PH का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई वीडो है तो उसको वीडियो का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड, अगर कोई एक सर्विसमैन में है तो उसको एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट, खास करके दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि जो एक और चीज़ है EWS सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट को वहाँ पे एक यहाँ पे जो है पर्टिकुलर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वहाँ पे भी क्या अपलोड कर रहा है वो उसको वहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो EWS वाले कैंडिडेट है उसको यहाँ पे भी EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और लास्ट में जो यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे भी EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC वहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अगर नेम चेंज किया है खास करके डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए आवश्यकता रहेगी। उसके बाद अगर नाम में आपने चेंज किया है
पर्टिकुलर, तो नाम में चेंज करने के जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर गेजेट है, और आपका शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट की हम बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल सर्टिफिकेट, अपना जो रजिस्ट्रेशन जीवीसी का है उसको आप अपलोड कर लेना है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम रिन्यू भी करवाते हैं, तो जीवीसी के सर्टिफिकेट के साथ हम पीछे अपना एक रिन्यूअल जो रिसिप्ट निकलता है उसको भी वहाँ पे अपलोड कर लें। अगर किसी के पास वीसीआई का भी है तो जीवीसी, फिर जीवीसी का अगर रिन्यूअल किया है तो रिन्यूअल रिसिप्ट, अगर फ्रेश होगा तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको सिर्फ जीवीसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर किसी के पास वीसीआई है तो दोनों वहाँ पे अटैच करके एक पीडीएफ बना के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर सर्टिफिकेट, दोस्तों अदर सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, एक अहम चीज़ है कि जो भी आपका फॉर्म है दोस्तों, अगर जिस फॉर्म के आपने प्रिंट निकाल ली है, पहले आपको जो फॉर्म आपने भरा है अगर वहाँ पे पेमेंट किया है तो उसकी पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पे अदर में अपलोड कर लेना है एक पीडीएफ फाइल बना के। दूसरी चीज़, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट निकाल लेना, उस पर साइन करके उसको वहाँ पे अटैच कर लो। अदर सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट तो आपको बिल्कुल करना है, उसको कर ही लेना है आपको। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका, उसको वहाँ पे हर पेज पे अपना साइन करके वहाँ पे उसको भी अपलोड कर दो। और साथ में अगर आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक कंप्यूटर का जो सीसीसी का सर्टिफिकेट है या सीसीसी प्लस है, तो उसको अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे अदर में अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ ये है कि जिस कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है उस हिसाब से यहाँ पे उसके मेनू भी खुल जाएंगे। जैसे अगर ये जनरल कैंडिडेट है तो उसको ईडब्ल्यूएस का मेनू में या अदर पर्टिकुलर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल में पीएच में उसको अप्लाई अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद कुछ अहम सवाल है दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था, स्टूडेंट ने, उसका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टिक मार्क कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट कर लेना है। जो सबमिट करोगे उसकी एक प्रिंट रिसिप्ट निकलेगी, उसको आप प्रिंट सबमिट पर्टिकुलर अपने मोबाइल में सेव कर लो और उसका एक प्रिंट निकाल लो। और दूसरी ये चीज़ है कि दोस्तों मोबाइल से अपलोड करने का एक यहाँ पे मोबाइल से डॉक्यूमेंट जो भी है उसको अपलोड मत करना। आप अच्छा कंप्यूटर या अच्छा पीसी या अपना जो लैपटॉप है वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका फ़ोटो नहीं निकालना है, उसको आपको अच्छे से हाई रेजोल्यूशन में स्कैन ही करना है, ठीक है। फोटो बिल्कुल नहीं निकालना है, स्कैन करना है, स्कैन वाले डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की एजीनेस आपको नहीं रहेगी और पोस्ट जो है अपलोड के बाद जो दिक्कत आती है वेरीफाई करने वाले पर्सन को वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। तो मोबाइल से बिल्कुल नहीं लेना है, स्कैन करना है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि सर नॉन क्रिमिनल जाहिरात के टाइम अपलोड किया था तो एज करवाऊँ। उसका दूसरा ये सवाल था क्योंकि मेरा सर जो नॉन क्रिमिनल है वो सितंबर में एक्सपायर हो चुका है। और तीसरा उसका सवाल था कि जाहिरात के टाइम जो मैंने अपलोड उसने डाला होगा सर्टिफिकेट नंबर वही करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉन क्रिमिनल आपका जो सर्टिफाइड पर्टिकुलरली एक्सपायर हो चुका है, पुराना आपके पास रहेगा बिल्कुल, नया आपको निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। क्या पता मतलब अगर एक्सपायर हो चुका है और अब आपको मतलब बेनिफिट वहाँ पे ओबीसी का ना मिले, तो इसलिए वहाँ पे आपको वहाँ पे जो एक्सपायर हो चुका है उसको रिन्यू करवा लेना है, नया निकाल लेना है और दोनों वहाँ पे अपलोड कर लेना है। जो पुराना भी था जो आपने पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा है पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नंबर वो भी अपलोड करना है, नया निकाला वो भी अपलोड करना है, दोनों आपके पास रहने चाहिए। जब बाद में जब इंटरव्यू के टाइम जो वेरीफाई होगा तो दोनों आपको वहाँ पे देना है, ताकि आपका जो एक्सपायर हो चुका है उसके बाद भाई मैंने दूसरा भी निकाल लिया है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मेरे पास अभी भी ओबीसी का वैलिड मेरे पास पर्टिकुलर बेनिफिट है। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि सर जीपीएससी में लास्ट 2 યરની માર્કશીટ માંગી છે તો લાस्ट 2 યરની માર્કશીટ કે ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અપલોડ કરવાની। તો મેં અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે दोस्तों કે જે છે ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અપલોડ કરવાની છે, ઇન્ટર્નશીપ કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ, ઇન્ટર્નશીપ માર્કશીટ અને 4th યર વાળી માર્કશીટ જેમાં સર્જરી ગાયનેક મેડિસિનના માર્ક લખ્યા છે એ, પરંતુ પહેલાં ટ્રાન્સક્રિપ્ટ રાખવાની છે। उसके बाद दोस्तों एक अहम सवाल था, वही कैंडिडेट का सवाल था कि सर मारू ईडब्ल्यूएसનું સર્ટિફિકેટ લાસ્ટ મંથમાં એક્સપાયર થયું છે તો એ જ અપલોડ કરવાનું, સાથે નવું પણ અપલોડ કરવું પડશે। તો યસ દોસ્ત, આપણે બંને કરી દેવાનું છે અપલોડ, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય અને બંને ઓરિજિનલ જોડે રાખવાના છે। જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ વખતે વેરીફાઈ થશે તો એ વેરીફાઈ કરી દેવાનું છે। और બીજો એક સવાલ હતો ઈડબ્લ્યુએસમાં કે 5મા અને 7મા નંબરના પોઈન્ટમાં
5મા અને 7મા નંબરના પોઈન્ટમાં ઈડબ્લ્યુએસ માટે શું અપલોડ કરવાનું, તો 5મા અને 7મા નંબરના પોઈન્ટમાં ઈડબ્લ્યુએસના કેન્ડિડેટ છે અને ઈડબ્લ્યુએસનું સર્ટિફિકેટ જ અપલોડ કરવાનું છે. બંનેમાં 5 અને 7માં સેમ ઈડબ્લ્યુ સર્ટિફિકેટ આપણે અપલોડ કરવાનું છે. કારણ કે ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ જે નોટિફિકેશન નીકળ્યું છે, જેમાં જે કોમ્યુનિટી માટે નીકળે છે એના માટે જ નીકળે છે, એટલે એમાં કોઈ કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ અલગથી લેવાની કોઈ આવશ્યકતા મારા મત મુજબ રહેતી નથી. એટલે 5 અને 7માં સેમ ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ તમે અપલોડ કરી દેશો તો અહીંયા તમારું કામ જે છે એ થઈ જશે. આ ઉપરાંત મિત્રો તમારા કોઈ પણ સવાલ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. હું અહીંયા રિપ્લાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ, કારણ કે ઘણા સમયથી હું મારા એક કમિટમેન્ટમાં હતો તો હું તમારી સાથે રૂબરૂ નહોતો થઈ શક્યો, પરંતુ આજે મને સમય મળ્યો અને આપની સામે રૂબરૂ થયો. આ ઉપરાંત કોઈ પણ સવાલ હોય તો આપ મને પર્સનલી પણ મેસેજ કરી શકો છો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ કરશો તો હું અહીંયા જવાબ આપી દઈશ. કારણ કે કોમેન્ટ બોક્સમાં એટલા માટે કહું છું જવાબ આપવાનો, કારણ કે ઘણા બીજા કેન્ડિડેટને કોઈ કોમન સવાલ હોય તો અહીંયા જે મેં આન્સર આપેલો હોય તો એ વાંચી લે. થેન્ક યુ મિત્રો, ધન્યવાદ, આભાર, ધન્યવાદ.